नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। मैं हूं आंचल गुलाटी और हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। अब न्यूज पंच इतना खास क्यों है? वजह ये कि हम सत्य और तथ्य को दिखाते हैं पूरी पड़ताल के साथ। ग्राउंड जीरो से उस खबर की जड़ तक पहुंचने के लिए हमारे रिपोर्टर्स रहते हैं मौजूद और आंकड़ों पर डालते हैं नजर और समझाते हैं खबर का हर रुख और पहलू। तो आइए आप सीधे रुख करते हैं आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन की तरफ। तो कौन कह रहा है कि आखिरकार मेरी सांसें चल रही हैं और जिंदा हूं मैं? इस खबर के बारे में करेंगे बारीकी से पड़ताल, बताएंगे नेपाल से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट करेंगे आपके साथ हम साझा। दूसरी टॉप लाइन की तरफ अगर बात करें तो कैसे अब जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो माइक्रोचिप वाले हाईटेक होने वाले हैं, इस पर भी होगी अब चर्चा, इस पर भी हम करेंगे खास बात। और वहीं तीसरी खबर अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत से देखें तो यूक्रेन महायुद्ध में अब रूस वर्सेस नाटो, यानी वो 32 देश जो अब कमर कस के खड़े हैं रूस के आगे। तो इन तमाम तीन बड़ी खबरों पर अभी आधे घंटे सुबह 10:30 बजे हम करेंगे इस पर पड़ताल। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर के साथ। और वो जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो नेपाल से जुड़ी हुई है, यानी कि किस तरह से लगातार सरकार की जो तैयारी है वार्ता को लेकर वो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस पर हम करने वाले हैं चर्चा। तो वार्ता जारी है और सरकार की तैयारी है, यानी कि आप नेपाल में किस तरह से जो एक अस्थिरता का माहौल देख रहे हैं, वो अस्थिरता जो है अब वो कब तक खत्म हो पाएगी, यानी अशांति का दौर शांति की इस पथ पर कैसे लहराएगा। यानी जब हम बात करते हैं कि अंतरिम सरकार को लेकर माथापच्ची कल देर रात चली है और इस माथापच्ची के चलते अगर हम देखें तो जो जेनजी है उनके साथ बैठक हुई, वर्चुअल बैठक हुई, बड़ी बैठक थी, करीबन 500 से ज्यादा जेनजी से जुड़े हुए युवा उसमें मौजूद थे और बहुत नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी जो कमान है वो राष्ट्रपति के हाथ में, सेना लगातार मदद कर रही है, तो वार्ता लगातार जारी है। आज अंतरिम सरकार का दावेदार कौन हो सकता है, इस पर हम डालेंगे नजर। और एक नेपाल का अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि आखिरकार जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि नेपाल की जो कमान है वो किसके हाथों में जाने वाली है और नेपाल के जो आज के हालात हैं आखिरकार वो किस तरह से होने वाले हैं। तो ये बात तो लगातार तय है कि नेपाल में आज अंतरिम सरकार का गठन होना है। अब अंतरिम सरकार के गठन को लेकर लगातार विचार विमर्श चल रहा है। कल देर रात, क्योंकि अंतरिम सरकार का कोई तो प्रमुख दावेदार होगा, अब ऐसे में लगातार कई नामों पर माथापच्ची है। हिंसक जो भीड़, जो प्रदर्शन रहा, उसने संसद के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी फूंक डाला। ऐसे कई सरकारी पार्टी कार्यालय थे, स्कूल और निजी आवासों पर हमले किए, जिसकी लगातार भर्त्सना की जा रही है। और हिंसक प्रदर्शनों में अब तक करीबन जो 30 लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं और 1600 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह हम आपको एक प्रॉपर अपडेट दे रहे हैं कि अब तक नेपाल में कल रात से हुआ क्या है। और देश भर की अगर आप जेलों की बात करें तो समझिए आप कि करीबन 13,000 से ज्यादा कैदी भाग निकले। और क्योंकि वहां पर कई ऐसे भारतीय हैं जो रहते हैं, उनके लिए स्पेशल फ्लाइट्स जो है उनका इंतजाम किया गया। एयर इंडिया और साथ ही साथ इंडिगो ने विशेष उड़ानों का संचालन किया है। आप देखिए कि एयर इंडिया और जो इंडिगो है विशेष उड़ानों का संचालन यहां पर किया गया। लेकिन आपसे एक दरख्वास्त ये है कि अगर आप इन उड़ानों में सफर करना चाहते हैं तो प्लीज फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें। और ये क्यों किया गया कि इस हिंसक प्रदर्शन में जो तमाम यात्री फंसे थे उन्हें मदद करने के लिए। तो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले प्लीज उसका स्टेटस चेक कर ले। और जो नंबर्स हैं वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, उन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 011-693-293333। दूसरा नंबर है 6932-4x9। और इंडिगो ने एक विशेष उड़ान सेवा भी संचालित की है। तो ये लब्बो लुबाब इस तरह से कि अभी तक नेपाल में क्या अपडेट, खास हालात क्या रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि नेपाल में जो ये राजनीतिक शून्यता है उसे भरने की कवायद अब तेज कर दी गई है। अभी नेपाल की जो बागडोर है वो फिलहाल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के हाथ में है। नेपाली सेना मदद कर रही है। अब आंदोलन से जुड़े करीबन 5,000 से ज्यादा जेनजी जो युवा हैं वो वर्चुअल मीटिंग उनकी हुई
और उन युवाओं ने कई ऐसे नाम हैं कि भाई अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन हो, इस पर विचार विमर्श हुआ। एक नाम जो रेस में सबसे ज्यादा आगे है वो है नेपाल में जो पूर्व चीफ जस्टिस है सुशीला कार्की का। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर ये है कि काठमांडू के जो मेयर साहब है बालेन शाह, उन्होंने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है। अब सरकार जब बनेगी अंतरिम, उसका काम क्या है, ताकि वो निष्पक्ष चुनाव कराए और देश को एक नया जनादेश दिया जाए। लेकिन ये समझना होगा कि आखिरकार सुशीला कार्की वो है कौन जिनका नाम लगातार लिया जा रहा है। सुशीला कार्की 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 7 जून 1952 को वो पैदा हुई थी। 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री उन्होंने हासिल की है। साथ ही राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और लॉ का अध्ययन किया। उसकी अच्छी जानकार मानी जाती है। वकालत से ही उन्होंने अपने करियर का आगाज किया और 2007 की अगर बात करें तो सबसे पहले वो वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त की गई। ये 2007 की बात है। फिर आया 2009 जहां सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक न्यायाधीश के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई। यानी लॉ सेक्टर से लंबा नाता रहा है। नवंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट की स्थायी न्यायाधीश बनी और जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई और 7 जून 2017 तक अपने पद पर काबिज रही। नाम और भी है लेकिन फिलहाल रेस में सबसे आगे सुशीला कार्की, और वो कह भी चुकी है कि नेपाल में शांति, स्थिरता, स्थायित्व लाना इस वक्त प्रमुखता है, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। तो नेपाल का अपडेट क्या चाहती है वहां की जेन ज़ी। लेकिन एक और सवाल जो चीख कर अपने जवाब को खुद कह रहा है कि आखिरकार जिंदा हूं मैं। जिंदा है नेपाल की जो पूर्व प्रधानमंत्री है खनाल, उनकी पत्नी। उनकी मौत की खबरें मीडिया में लगातार फ्लोट हो रही थी जो कि भ्रामक और गलत साबित हुई। खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार का इलाज फिलहाल जारी है। शी इज ओके, शी इज हेल्दी एंड हार्टी। और काठमांडू स्थित उनके आवास पर क्या किया प्रदर्शनकारियों ने, उन्होंने आग लगाई थी। झालानाथ खनाल नेपाल के 35वें प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो ये नेपाल का लबोलुबाब जो इस वक्त हालात है, किसका नाम अंतरिम सरकार के गठन के लिहाज से सबसे आगे चल रहा है। अब ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता श्वेता सिंह है। श्वेता, तो आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अंतरिम सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज है, जिसमें सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे है। जी आंचल, और देखिए सुशीला कार्की जी का नाम तो आगे है, मगर अभी जो सीपीएन के अध्यक्ष हैं प्रेसिडेंट पुष्प कमल दहल, जो यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ओली जी से पहले वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट इशू किया है, रिक्वेस्ट किया है जेनजी से कि सोच समझ करके निर्णय लें, सोच समझ करके अशोक सिग्दल जी को नाम प्रपोज करें। सॉल्यूशन यही है कि वर्तमान में जो हमारा संविधान है, अभी जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है, उसी से समाधान निकाला जाए। मैंने रादर देन एल्सवेयर कहीं आप नया नाम दे रहे हैं जिनको राजनीति का कोई तजुर्बा नहीं है, ना ही कोई वैसे नाम आप प्रपोज करें जो देश को आगे ले जा सकता है। बस कम उम्र होने से या फिर एक फील्ड में अव्वल होना देश को आगे ले जाना निर्धारित नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जेनजी सोच समझ के निर्णय ले और अभी के वर्तमान पार्लियामेंट से ही अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए कि अंतरिम सरकार कोई बनाए और फिर चुनाव हो। तो ये उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आया। तो देखिए दावेदार पे दावेदार बढ़ते जा रहे हैं। जितना दिन सूरज चढ़ रहा है, नए नए चेहरे आ रहे हैं, नया नया नाम आ रहा है, तो हमें मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अभी राष्ट्रपति को फाइनल करना है, मगर अभी तक कोई नेपाल में यहाँ कोई नहीं है। मतलब उठा पटक है नेपाल की राजनीति में। लेकिन सवाल ये भी है श्वेता कि आखिरकार जेनजी की जो प्रमुख मांगे हैं, वो प्रमुख मांगे जिनको लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया गया, आखिर वो प्रमुख मांगे क्या हैं जो लगातार जो आर्मी चीफ है जब उनसे बात हुई और राष्ट्रपति पौडेल भी कह चुके हैं, वो मांगे आखिरकार क्या है? जी आंचल, देखिए यहाँ जो जेनजी कल रात को मिली है, लगभग 10,000 के करीब जेनजी इकट्ठा हुए थे जंगी अड्डा के बाहर। और वर्चुअल प्लेटफॉर्म से भी नेपाल आर्मी जुड़ी हुई थी, जेनजी से डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म, ढेर सारे प्लेटफॉर्म है, उससे जुड़ी हुई थी। तो उनका पक्ष जानना चाह रहे थे। तो जो प्रमुख नाम आ रहा था
वो सुशीला कार्किक इसलिए आ रहा था कि जेनजी यहाँ पे सोशल मीडिया पे कैंपेन भी खुद में चला रही थी कि आप बालन शाह का नाम अभी ना बोलें फॉर अंतरिम सरकार, क्योंकि अंतरिम सरकार में अगर बालन शाह बन जाते हैं तो जब चुनाव होगा तो वो फिर उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए अंतरिम चुनाव में, अंतरिम सरकार में ऐसे किसी इंसान को बना दिया जाए जो फिलहाल स्थिति को संभाल ले। भविष्य के चुनाव के लिए हम अच्छे चेहरों को लाएंगे जो कि देश को आगे ले चले। तो जैसे अभी अच्छे चेहरों में कई चेहरे हैं, जैसे आप मैं बालन शाह का नाम ले रही हूँ, धरान के जो मेयर है हरक समपिंग, उनका नाम आ रहा है। फिर जो ऑलरेडी करप्शन चार्जेस में फंसे हुए थे रवि लांछने, वो भी युवा नेता रहे हैं। अलग बात है, लोग बहुत सारे उनके पक्ष के लोग एलिगेट कर रहे हैं कि उनको फंसाया गया है, मगर सच क्या है वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। हम लोग बस एक साक्षी हो सकते हैं। एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार अंतरिम सरकार की बात करें, लेकिन अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी बहुत होने वाली है, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार की दीमक से जो राजनीति नेपाल की ग्रसित पाई गई है उसे हटाना, और कुछ ऐसा ही हमने बांग्लादेश और श्रीलंका में भी देखा था। तो वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आखिरकार माइक्रोचिप से लैस कुत्ते कैसे कर पाएंगे निगरानी, जानेंगे न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के बाद। चल लौटते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद का स्वागत, और अब बात करते हैं माइक्रोचिप की, जिससे लैस होंगे कुत्ते और वो कर पाएंगे निगरानी। दिल्ली सरकार का ये अहम जो फैसला है वो लिया गया। और वहीं रेबीज रोकथाम में कैसे, प्लीज इन टीपी को जरा आगे बढ़ाइए प्लीज। रेबीज रोकथाम में कैसे ये मददगार साबित होंगे ये हम समझ पाएंगे, कैसे ये माइक्रोचिप्स जो है, और तकनीक के लिहाज से, क्योंकि लगातार ये स्ट्रीट डॉग्स को लेकर कंप्लेंट आ रही थी कि रेबीज फैलाने में उनका लंबा हाथ रहता है। तो ऐसे में ये माइक्रोचिप कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे ये अहम होगा। माइक्रोचिप्स की अगर बात की जाए तो 10 लाख जो कुत्ते हैं उनमें माइक्रोचिप लगाई जाएगी, और ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक में इस फैसले को, जो मंत्री है कपिल मिश्रा, उनकी अगुवाई में जो ये बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया गया कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनमें माइक्रोचिप लगाई जाए। आवारा कुत्तों की पहचान और प्रबंधन करना इस माइक्रोचिप से बहुत आसान होगा, और साथ ही साथ कुत्तों की सेहत और जो गिनती है उस पर भी नजर रखी जाएगी। अब इसमें आप समझिए पहचान, टीकाकरण और लोकेशन ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी, और अगले 2 साल में चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो पहचान, टीकाकरण और लोकेशन ट्रैक करने में मदद मिलेगी। इससे जो लगातार घटनाएं सामने आ रही थी कि इस तरह के जो आवारा कुत्ते हैं वो लोगों को काट लेते हैं, उसमें कमी होगी, और अगले 2 साल में इसे पूरा किया जाएगा। वहीं जो बैठक में बड़े अहम फैसले हुए उस पर नजर डालते हैं। तो पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन इसमें अनिवार्य होगा, और सभी जो पेट शॉप्स हैं, यानी जहां से लोग खरीदते भी हैं पेट एनिमल्स को, उनका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के अब दुकानें चलाना मुश्किल, और साथ ही साथ जो ब्रीडिंग सेंटर्स हैं वहां पशुओं के वैक्सीनेशन का अब पूरा डिजिटल रिकॉर्ड भी आपके पास मौजूद होगा। उसके अलावा आवारा कुत्तों की फीडिंग के लिए योजना बनेगी, और साथ ही साथ रैबीज वैक्सीन की जो सप्लाई है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये बड़ी बातें जो इस बैठक में ली गई है, इस बैठक में बड़े फैसले। और कपिल मिश्रा का क्या कहना है मंत्री का, आइए आपको सुनवाते हैं एक बार। दिल्ली
इटली में सभी जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनको माइक्रोचिपिंग करने का लगभग 10 लाख अगले 2 साल में माइक्रोचिपिंग करने का उसका भी एक प्रस्ताव आया है, जिसके ऊपर हम लोग एक्शन प्लान बना के टाइम बाउंड तरीके से काम करेंगे। रेबीज़ को लेके सेंसिटाइजेशन, रेबीज़ को रोकने के तरीके, उसकी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, इसके ऊपर बोर्ड में निर्णय लिया गया है। और गिरीश निशानत बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट के साथ। तो गिरीश, अब अगर हम आवारा कुत्तों से निपटने की जो बात कर रहे थे कि कहीं रैबीज फैलाने में उनका हाथ हो या जिस तरह से वो लोगों को काट लिया करते थे, ये माइक्रोचिप उसमें कारगर साबित होगी। जी आचार्य, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, कल दिल्ली सरकार के अंदर बरसों बाद पशु कल्याण को लेकर कोई मीटिंग हुई, जिसमें डेवलपमेंट कमिश्नर, एमसीडी, एनडीएमसी और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे। और जो मीटिंग के अंदर निर्णय लिए गए उसमें यह कहा गया है कि जो दिल्ली के अंदर कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनमें माइक्रो चिप लगाई जाएगी। यानी कि माइक्रो चिप लगाने के बाद पता लगाया जा सकता है कि कौन सा कुत्ता कहाँ पर है। और इसके साथ साथ नसबंदी पर भी जोर रहेगा दिल्ली के अंदर, और जो कुत्तों के अंदर बीमारियां हैं उनकी जांच करने के लिए भी विशेष कल इस मीटिंग के अंदर बातचीत की गई है। तो जिस तरह से मामला पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट तक कुत्तों का गहराया हुआ था, उस पर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अब लगाम लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से रेबीज ना फैले उसको लेकर बहुत एहतियातन कदम उठाए गए हैं। इसी तरह से जो आवारा कुत्ते हैं उनकी गिनती भी हो पाएगी, सुनिश्चित हो पाएगी कि आखिर दिल्ली के अंदर कुल कितने कुत्ते हैं और कहां पर वो मौजूद हैं, किस इलाके में हैं, किस इलाके में कितने कुत्ते हैं, इनको भी देखा जाएगा। इसके साथ साथ आंचल, एक अच्छी बात ये कही गई है कि जितने भी पेट शॉप्स हैं, यानी कि जो कुत्तों के जो पशुओं के लिए और जो उनकी दुकानें बनाई गई हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, पंजीकरण अनिवार्य होगा, ताकि दिल्ली सरकार को खबर रहे कि कितने कुत्तों का इलाज चल रहा है, कितनों का इलाज नहीं चल रहा है। इसी तरह से जो पालतू कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, उनकी जानकारी भी कहीं ना कहीं साझा करनी होगी। इस तरह से कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये पता रहेगा कि पूरी दिल्ली के अंदर 2 साल में चरणबद्ध तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। कौन कौन सी नोडल एजेंसीज हैं जिनके साथ मिलकर दिल्ली सरकार ये काम करेगी? देखिए, दिल्ली सरकार के अंदर डेवलपमेंट कमिश्नर के अंतर्गत ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंदर एमसीडी, एनडीएमसी और कैंटोनमेंट बोर्ड जो हैं, ये तमाम जो एजेंसियां हैं उनके तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। यानी कि जो एमसीडी का इलाका है वहाँ पर एमसीडी देखेगी, और जो नई दिल्ली का इलाका है वहाँ पर एनडीएमसी देखेगी, दिल्ली कैंट के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड देखेगा। इस तरह से उन तमाम अधिकारियों को इस मीटिंग में शामिल किया गया है, और भविष्य में आगे चलकर किसी तरह की लोगों को दिक्कतें ना हो। जिस तरह से रेबीज पर बात की गई, जिस तरह से आवारा कुत्तों पर बात की गई, जिस तरह से नसबंदी का भी विशेष कैंप चलाया जाएगा। और एमसीडी को खास तौर पर इस मीटिंग में हिदायत दी गई है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको एक बार वैक्सीनेट किया जाए पूरी तरह से, ताकि जो लोगों को दिक्कतें आती हैं, बीमारी फैलने का जो डर रहता है वो इस तरह से ना हो। तो कहीं ना कहीं कई वर्षों बाद इस तरह से पशु कल्याण को लेकर इस तरह की मीटिंग की गई है। बिल्कुल, तकनीक की मदद से कैसे रैबीज की रोकथाम, टीकाकरण और डिटेक्शन हो पाएगा, ये अपने आप में बहुत कारगर साबित होगा आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरीश, इन तमाम जानकारी से साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं पोलैंड की। अब हम पोलैंड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पोलैंड पर हुआ है ड्रोन हमला, और पोलैंड का मानना है कि ये रूस द्वारा किया गया, लेकिन रूस ने अपना पल्ला बिल्कुल झाड़ लिया और अब ड्रोन हमले का बदला नाटो लेगा। इसको समझ लेते हैं, नाटो यानी कि वो 32 देशों का सैन्य संगठन की, यानी अगर इन तमाम देशों पर किसी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई की जाती है तो ये तमाम 32 देश उठकर खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में। ये बड़ा, अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस वक्त ये खबर सुर्खियों में है कि आखिरकार रूस लगातार जो नाटो से संबंधित देश हैं उन पर इस तरह की सैन्य कार्रवाई करने के बाद साफ तौर पर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और लगातार जो नाटो से जुड़े हुए देश हैं वो ये बात कह रहे हैं। अब पोलैंड ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हवाई क्षेत्र जो है पोलैंड का, उसमें रूसी ड्रोन घुसे हैं और पोलैंड ने करीबन जो 19 रूसी ड्रोन है उन्हें मार गिराया। नाटो सहयोगियों की सहायता से ये ड्रोन मारे गए। अब जो वहां के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब जो उनका पेशेंस लेवल है
वो पार कर चुके हैं। रूसी जिस तरह से ये कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और ये ज़्यादा खतरनाक है, और खुला जो संघर्ष है उसमें अब जो स्थिति है वो बेहद खतरनाक बनती जा रही है, क्योंकि लगातार अगर आपने हमला किया है तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए, लेकिन लगातार जिम्मेदारी लेने से रूस बच रहा है और ड्रोन से पश्चिमी यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर यह हमला है। पोलैंड में किसी भी लक्ष्य को निशाना बनाना योजना नहीं है, ये कहना रूस का है। रूस ने कहा, और उसने साफ तौर पर कहा कि ये हमने किया ही नहीं है। जबकि यूनाइटेड नेशन के जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है। पोलैंड में किसी भी लक्ष्य को निशाना बनाने की योजना नहीं, ऐसा रूस का मानना है। और लगातार पोलैंड का कहना है कि हवाई क्षेत्र जो पोलैंड का था उसमें रूसी ड्रोन घुसे। अब अगर आपने वार किया तो पलटवार के लिए भी तैयार रहिए। तो क्या नाटो करेगा पलटवार? पोलैंड पर ड्रोन हमले का बदला लेगा नाटो, और फ्रांस ने अब इसे एक तरीके से खुली जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है। तो रूसी ड्रोन का पोलैंड एयर स्पेस में घुसना साफ तौर पर अस्वीकार्य है, और सहयोगियों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेंगे नाटो देश। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कट मैसेज है। यूरोपियन यूनियन ने रूसी हमले को बताया कि ये सीधे तौर पर नाटो पर हमला है, यानी आपने खाली पोलैंड पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे संगठन पर सीधा हमला किया, क्योंकि ये डेलिब्रेटली यानी जानबूझकर किया गया हमला है। और अब सबकी निगाहें हैं ट्रंप साहब के बयान पर। नाटो मीटिंग में तय होगा कि पलटवार का एजेंडा जो है वो आर्टिकल 4 के तहत होगा, यानी आर्टिकल 4 के तहत, यानी कि अगर किसी देश पर ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है तो सभी उसे जानकारी से अवगत कराकर उस देश पर हमला कर सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, आखिरकार क्या नाटो पलटवार करेगा, और लगातार रूस का ये पल्ला झाड़ना क्या रूस को इस मुसीबत से बचा पाएगा? देखिए, इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि नेटो पलटवार करेगा, क्योंकि देखिए नेटो के जो देश हैं वो लगातार यूक्रेन को सहायता दे रहे हैं, और यूक्रेन को सहायता देने में अभी तक उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती है, चाहे अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन के देश हों, और यही देश जो है वो नेटो में शामिल है। तो रूस ने जो यह कार्रवाई की है, वह भले ही रूस अपने पल्ले झाड़ रहा हो, लेकिन उसका संकेत ये है कि पोलैंड को सावधान होना चाहिए। दरअसल मामला क्या है कि पोलैंड जो है वो पूरा यूरोप और अमेरिका से जो भी हथियारों की सप्लाई होती है वो पोलैंड के रास्ते से आता है, और ये आज से नहीं बल्कि प्रथम विश्व युद्ध देखे, द्वितीय विश्व युद्ध देखे, उन सारे युद्धों में जो पोलैंड ही जो था वो रास्ता था रूस पर आक्रमण का या रूस के खिलाफ जो कार्रवाई सैनिक कार्रवाइयां होती थी। और रूसी लोगों से अगर पूछिएगा तो रूसी लोग बताएंगे कि किस तरीके से पोलैंड के साथ कई बार जो है वो तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं भारत रूस के इसी वजह से, और अभी भी वो एक तरीके से संकेत दे रहे हैं पोलैंड को सावधान होने का। निश्चित तौर पे 2025 के बाद पोलैंड ने जो है वो सप्लाई जो है वेस्टर्न सप्लाई और बढ़ा दी है पोलैंड के रास्ते से। 2023 में थोड़ी सी कमी हुई थी, जबकि यूक्रेन और पोलैंड के बीच में गेहूं की सप्लाई को लेकर तनाव हुआ था, लेकिन बाद में वो मामला सुलझ गया और पोलैंड ने लगातार सप्लाई जारी रखी। तो इस हिसाब से देखें कि नेटो के सामने एक खुली चुनौती है सांकेतिक रूप से, लेकिन नेटो अब सीधे सीधे इस वार में उतरेगा। इस वार में उतरने का मतलब है कि यह एक तरीके से पूरा रीजनल और वर्ल्ड वार की शक्ल ले लेगा, क्योंकि देखिए जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं वो सारे विश्व युद्ध यूरोप की धरती पे ही हुए हैं, और नेटो अगर कोई कार्रवाई करता है तो रूस उसका पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। जो व्लादिमीर पुतिन की जो पूरी रणनीति है, उनकी पूरी रणनीति है कि किसी भी तरीके से जो यूरोपीय देश है उनको इस इलाके से बाहर रखा जाए, वो हथियारों की सप्लाई रखे, क्योंकि पुतिन को ये लग रहा है कि अभी जेलेंस्की जो है यानी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो थोड़ी कमजोर स्थिति में है, ट्रंप का भी उनको पूरा समर्थन प्राप्त नहीं है, और ऐसे में जेलेंस्की जो है कई जगह उटपटांग बयान कई देशों के खिलाफ देते रहते हैं। तो ऐसे में रूस एक कार्य है कि टेस्टिंग द वाटर जिसको कहते हैं कि रूस ने टेस्ट किया है वाटर पे, इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन मुझे इस बात की संभावना कम नजर आ रही है कि नेटो इसका कोई प्रत्युत्तर देने जा रहा है। राजनयिक तौर पे कुछ तरीका अपनाएंगे, हो सकता है ट्रंप का कोई बयान है, और यही पे बात अभी खत्म होगी तत्कालीन तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए इस बड़े मुद्दे पर। तो फिलहाल अभी के न्यूज पंच में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी 2 बजे एक नए और तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।